में हम लोग टॉपिक लेने जा रहे हैं पार्टिकल कॉन्फाइंड इन 3D बॉक्स। तो मान लीजिए कि एक पार्टिकल जो है वो 3 डायमेंशनल बॉक्स में गति करने के लिए परिबद्ध है, यानी कि वो बॉक्स के अंदर ही गति कर सकता है, बॉक्स के बाहर भी नहीं जा सकता है और इसकी बॉक्स की दीवारों पर भी नहीं रह सकता। तो ये m मास का कोई पार्टिकल है, वो इसके अंदर ही गति कर सकता है। मान लीजिए कि x दिशा में जो डायमेंशन है बॉक्स की वो a है और y दिशा में जो डायमेंशन है वो b है और z डायरेक्शन में जो डायमेंशन है वो c है। तो इस तरह से मैंने जो है तीनों डायरेक्शन में डायमेंशंस इसकी बॉक्स की ले ली है। अब पार्टिकल के लिए जो पोटेंशियल फंक्शन है, पोटेंशियल फंक्शन, वो आप इस तरह से लिख सकते हैं, पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो पोटेंशियल जीरो तो कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से a के बीच में हो, y की वैल्यू 0 से b के बीच में हो और z की वैल्यू 0 से c के बीच में हो, तब पोटेंशियल जीरो होगा। पोटेंशियल जीरो होने का मतलब कि फोर्स भी जीरो होना, और फोर्स जीरो होगा तो पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकेगा इन द बॉक्स, और पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा अदरवाइज, यानी कि पार्टिकल जो है वो और कहीं पर भी नहीं पाया जा सकता। एक्स की वैल्यू जो है वो 0 और a पर भी नहीं पाया जा सकता और बाहर भी नहीं पाया जा सकता। इसी तरह से y और z के लिए भी हम लोग कह सकते हैं। तो दीवारों पर भी पार्टिकल का एग्जिस्टेंस नहीं है और बाहर भी पार्टिकल का एग्जिस्टेंस नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि इस पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोग लिखेंगे और श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द पार्टिकल, तो पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखें तो ये इस तरह से लिखी जा सकेगी, del 2 psi एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड प्लस का 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और e माइनस v एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिख दी। अब हम क्या करते हैं कि दो चीज़ें पुट कर देते हैं। एक तो पोटेंशियल जो है वो 0 है पार्टिकल के लिए, एक तो ये पुट कर देंगे, एंड एक हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाप्लासियन ऑपरेटर है डेल स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, del 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 अपॉन del z स्क्वायर। तो ये दो वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में। तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए, del 2 psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 psi अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 psi अपॉन del z स्क्वायर प्लस का 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और e ही रह जाएगा, v 0 जाएगा और ये जो साई है वो चल ही रहा है। साई जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, कहीं मैं लिख भी रहा हूँ स्पेस के हिसाब से, कहीं नहीं भी लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ हम लोग आगे इसको सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल काम में लेते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो साई, जो कि एक्स वाई जेड का फलन है, उसको हम लोग लिख देते हैं 3 अलग अलग फंक्शंस की मल्टीप्लाई की फॉर्म में, x एज ए फंक्शन ऑफ x, y एज ए फंक्शन ऑफ y एंड z एज ए फंक्शन ऑफ z। तो इसको 3 अलग अलग फंक्शंस की मल्टीप्लाई की फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। तो ये वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें में, तो देखो क्या आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला जो पद है ना, उसमें x के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रखा है, तो x की टर्म तो अंदर ही रह जाएगी, x का फंक्शन तो अंदर ही रह जाएगा और y और z के फंक्शन बाहर आ जाएंगे। तो देखो y और z के फंक्शन तो बाहर आ जाएंगे और del 2 और x का फंक्शन पर ये ऑपरेट हो जाएगा, del 2 अपॉन del x स्क्वायर x के फंक्शन पर ऑपरेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर दूसरी क्वांटिटी में देखें तो ये y के रिस्पेक्ट में अवकलन होने वाला है, तो x और z जो है वो बाहर आ जाएंगे और y
डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये पद रह जाएगा। और इसी तरह से तीसरे में एक्स और वाई के पद बाहर आ जाएंगे और डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर ये रह जाएगा। और प्लस का ये 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर चल रहा है और ई भी चल रहा है, और साई की जगह मैं रख देता हूँ एक्स वाई और जेड और इज इक्वल टू 0 चल रहा है। अब क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में हम लोग डिवाइड कर देते हैं एक्स वाई जेड का। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन को सेपरेट कर लेते हैं एक्स वाई जेड की टर्म्स में। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। डिवाइडिंग बाई एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दीजिए। पहले पद में अगर आप देखें तो वाई और जेड की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, वाई और जेड की टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और डिवाइड करने के कारण एक्स जो है वो अपॉन में आ जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा अपने पास 1 अपॉन एक्स और डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस इसी तरह से दूसरी टर्म में वाई 1 अपॉन वाई रह जाएगा और डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तीसरी टर्म में जेड अपॉन में आ जाएगा और डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर। और यहाँ इस लास्ट वाली टर्म में आप देखिए, लास्ट वाली टर्म में तीनों ही कट जाएंगे, तीनों ही एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड तीनों ही कट जाएंगे। क्या रह जाएगा, रह जाएगा अपने पास 2m e अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये रह जाएगा। और वो तीनों टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी और बराबर आ जाएगा 0। अब इस इक्वेशन में हम लोग जो एनर्जी वाली टर्म है, नाउ एज्यूम दैट एनर्जी वाली जो टर्म है ना E, उसको मैं लिखना चाहूँगा ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ये मैं लिखना चाहूँगा एनर्जी वाली टर्म को, जहाँ ये मानकर चलूँगा मैं कि ये ई एक्स जो है ना वो केवल एक्स का फंक्शन है, ई एक्स जो है ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। और इसी तरह से ये ई वाई जो है वाई का और ई जेड जो है जेड का फंक्शन है, ये मानकर चलूँगा मैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स और डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन वाई डेल टू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, 1 अपॉन जेड डेल टू जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर और 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और इसको मैं लिख दूंगा ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड इज इक्वल टू चल रहा है 0। अब इनको सेट कर देंगे हम लोग, एक्स वाली टर्म को अलग से लिख लेंगे, वाई वाली टर्म को अलग से लिख लेंगे और जेड वाली टर्म को अलग से लिख लेंगे। तो देखो 1 अपॉन एक्स और डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस में लिख लूँगा मैं 2m e x अपॉन में एच क्रॉस स्क्वायर। ये एक्स वाली टर्म अलग से लिख ली मैंने, प्लस वाई वाली टर्म अलग से लिख लेते हैं, ये वाई वाली टर्म आ जाएगी 2m e y अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। और इसी तरह से जेड वाली टर्म जो है वो अलग से लिख लेते हैं, ये जेड वाली टर्म मैंने लिख ली। अब सामने 0 है ना, सामने 0 है, और ये जो लेफ्ट साइड में जो पद हैं इसमें पहला जो ब्रैकेट है वो x पर डिपेंडेंट है, दूसरा जो पद है वो ब्रैकेट जो है वो y पर डिपेंडेंट है, तीसरा z पर डिपेंडेंट है। तो इनको इंडिविजुअल 0 होना पड़ेगा तभी सामने 0 आ सकता है। देयरफॉर इनको इंडिविजुअल 0 होना पड़ेगा। तो 1 अपॉन एक्स और डेल टू एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2m ई एक्स अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इसको भी इंडिविजुअल 0 होना पड़ेगा। चलिए इस इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2a, और इसको भी इंडिविजुअल 0 होना पड़ेगा। इसको 2b नाम दे देता हूँ और इसको भी इंडिविजुअल 0 होना पड़ेगा। और ऐसी इक्वेशंस हम लोग
ऐसी इक्वेशंस हम लोग जो है वो सॉल्व करके आए हैं 1D बॉक्स के लिए, है ना। 1D बॉक्स के लिए हम लोग ऐसी इक्वेशन सॉल्व करके आए हैं। तो मैं आपको इस इक्वेशन को 2A इक्वेशन को सॉल्व एक बार वापस करना चाहेंगे। तो इस इक्वेशन को लिख कैसे सकते हैं, इसलिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना चाहूँगा। del 2x अपॉन del x स्क्वायर और प्लस का 2m ई एक्स अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और x, ये x कैपिटल X जो है वो x का फंक्शन है। तो मैंने स्पेस के हिसाब से कहीं लिखा है कहीं नहीं लिखा है, तो आप इसको ध्यान मान कर चलिए कि कैपिटल X जो है वो x का फंक्शन है, कैपिटल Y का फंक्शन है और कैपिटल Z का फंक्शन है। इसके रूट्स जो हैं वो तो हो जाएंगे प्लस माइनस आयोटा के एक्स, वेयर के एक्स कितना है, के एक्स है 2MEX अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर का रूट। ये हमने 1D बॉक्स में इस तरह से सॉल्व किया था इन इक्वेशंस को और सॉल्यूशन अपने प्राप्त किए थे। तो ये इसके रूट हो गए जहाँ के एक्स की वैल्यू मैंने लिख दी है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका x एज ए फंक्शन ऑफ x, ये सॉल्यूशन आ जाएगा a और साइन के एक्स एक्स प्लस b और कॉस के एक्स एक्स, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हमने 3 बाउंड्री कंडीशंस लगाई थी वहाँ पर, अगर आपको याद है तो फर्स्ट जो बाउंड्री कंडीशन लगाई थी, मैं अब यहाँ डिटेल में जाऊँगा नहीं। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाई कि x बराबर 0 पर वेव फंक्शन, पार्टिकल पाया नहीं जा सकता इस दीवार पर, वेव फंक्शन होना चाहिए 0, वेव फंक्शन जो है वो 0 होना चाहिए। और वेव फंक्शन 0 होने के लिए यहाँ ये x जो है वो 0 होना चाहिए। तो ये हम लोग अप्लाई कर देवें तो इससे b बराबर 0 आ गया था। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और डिटेल में जा सकते हैं। b बराबर 0 आ गया था इस इक्वेशन से। दूसरी हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई थी कि x बराबर a पर भी वेव फंक्शन 0 होना चाहिए। x बराबर a पर भी पार्टिकल नहीं पाया जा सकता, तो वेव फंक्शन और एसोसिएटेड फंक्शन 0 होने चाहिए। इससे अपने पास क्या प्राप्त हुआ था, इससे अपने पास प्राप्त हुआ था के एक्स बराबर n1 पाई और x बाई a। तो n1 पाई अपॉन a, x नहीं प्राप्त हो गया यहाँ पे, ये प्राप्त हुआ था के एक्स का मान, ठीक है। ये के एक्स का मान प्राप्त हुआ था जब ये दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाई थी। और तीसरी जब हमने शर्त लगाई थी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जब हमने लगाई थी तो ये कंडीशन थी कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो 1 के बराबर होनी चाहिए। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाई थी हमने, 1D बॉक्स में भी लगाई थी, यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं। और इसको सॉल्व कर लें तो इससे a की वैल्यू निकल कर आ जाती है रूट में 2/a। तो ये तीनों कांस्टेंट्स ये कंडीशंस लगाने पर निकल कर आते हैं। ये तीनों कांस्टेंट्स जो हैं वो कंडीशंस लगाने पर ये निकल कर आते हैं। और ये तीनों कांस्टेंट जब आप रख देंगे तो फाइनल फॉर्म बन जाएगा। देयरफॉर तो आपका x जो है ना वो क्या बन जाएगा, देखो बाहर तो a है तो वो तो हो जाएगा 2/a और साइन अंदर के एक्स है, के एक्स की वैल्यू है n1 पाई बाई a और इनटू में चल रहा है x, ठीक है। और b 0 होगा तो अगले वाला पद जो है 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन आया 2A इक्वेशन का और इस इक्वेशन को मैंने 3A नाम दे दिया है। सिमिलरली सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2B का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 2B का सॉल्यूशन आ जाएगा y एज ए फंक्शन ऑफ y। तो उसमें आप ध्यान दीजिए कि सॉल्यूशन आएगा 2/b और साइन n2 पाई y/b, ये सॉल्यूशन आएगा आपका। और इस इक्वेशन को मैं 3B नाम दे रहा हूँ। एंड और तीसरी जो इक्वेशन थी ना उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा रूट में 2/c और साइन
n3 पाई z बाई सी, ये 3c मैं इसको नाम दे रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने तीनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन जो हैं प्राप्त कर लिए हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि n1, n2 और n3 जो है वो क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं, क्वांटम नंबर्स। और इनकी जो वैल्यू है वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है, कुछ भी वैल्यूज़ ये रख सकते हैं। दोनों तीनों की बराबर भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये इस तरह से हमने इंडिविजुअल एक्स वाई जेड प्राप्त किए। तो फाइनल वेव फंक्शन क्या आ जाएगा? फाइनल वेव फंक्शन आ जाएगा आपका साई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एज ए फंक्शन ऑफ वाई और जेड एज ए फंक्शन ऑफ जेड। ये फाइनल वेव फंक्शन आ जाएगा। और तीनों ये पुट कर देना तो ये अपने पास आ जाएगा 8 अपॉन ए बी सी, क्योंकि देखो 2 2 2 3 टाइम्स है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा। और आ जाएगा साइन n1 पाई एक्स बाई ए, साइन n2 पाई वाई बाई बी और साइन n3 पाई जेड बाई सी। तो ये फाइनल वेव फंक्शन आ गया है। और ये वेव फंक्शन जो है क्वांटम नंबर्स n1, n2 और n3 पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। ये फाइनल वेव फंक्शन आ गया। और अब निकाल लेते हैं एनर्जी। एनर्जी जो है मैंने लिखा था Ex प्लस Ey प्लस Ez। और Ex की वैल्यू देखो थोड़ा सा ऊपर ले जाकर मैं आपको बताना चाहूँगा Ex की वैल्यू कितनी आएगी। Ex की वैल्यू आ जाएगी k² h² और अपॉन में 2m। ये इक्वेशन देखिए आप लोग, k² h² अपॉन 2m। तो ये आ जाएगी k² h² अपॉन 2m और प्लस का ky² h² अपॉन 2m और प्लस का आ जाएगा kz² h² अपॉन 2m। और kx की वैल्यू कितनी थी ये भी देखना चाहेंगे। देखो kx की वैल्यू यहाँ कहीं मिली थी अपने को, ये kx की वैल्यू ये रही n1 पाई बाई a। तो ये आएगी h² अपॉन 2m तो कॉमन ले लीजिए और n1 पाई बाई a, तो स्क्वायर होने के कारण सब पे स्क्वायर आएगा। और दूसरे पद में आएगा n2 पाई बाई b और तीसरे पद में आएगा n3 पाई बाई c। और फाइनली ये कॉमन आ जाएगा h² पाई स्क्वायर अपॉन 2m और अंदर आ जाएगा n1² अपॉन a² n2² अपॉन b² और n3² बाई c²। फाइनल ये एनर्जी आ गई है। और एनर्जी भी क्वांटम नंबर n1, n2 और n3 पर डिपेंड करती है। तो ये फाइनल एनर्जी आ गई पार्टिकल की। इस तरह से हमने पार्टिकल की एनर्जी और वेव फंक्शन जो है वो प्राप्त कर लिए हैं। अब हम लोग स्पेशल कंडीशन लेंगे और स्पेशल कंडीशन ये है कि अगर आपका बॉक्स जो है वो क्यूबिकल हो, फॉर क्यूबिकल बॉक्स। तो क्यूबिकल बॉक्स का मतलब ये हुआ कि तीनों जो साइड्स हैं वो बराबर हैं और वो तीनों ही एक के बराबर ही हम लोग मानेंगे, तीनों साइड जो है एक के बराबर ही मानेंगे। तो उस कंडीशन में आपका जो वेव फंक्शन है वो तो इस तरह से लिखा जा सकता है। वेव फंक्शन जो है क्वांटम नंबर n1, n2, n3 पर डिपेंड करेगा और वो लिखा जा सकेगा 8 अपॉन ABC था ना, उसकी जगह आ जाएगा a³ और साइन n1 पाई x बाई a और साइन n2 पाई y बाई भी a ही आ जाएगा क्योंकि ABC तीनों बराबर हैं और साइन n3 पाई z बाई
ए ही आ जाएगा, क्योंकि तीनों बराबर है। एक तो वेव फंक्शन इस तरह से लिखा जा सकेगा। और एनर्जी कैसे लिखी जा सकेगी? एनर्जी भी 3 क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रही है, n1 n2 n3 पे। तो ये एनर्जी आ जाएगी पाई स्क्वायर, देखो यहाँ हमने एनर्जी लिख रखी है पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर और अपॉन में 2m। और ध्यान दीजिए कि जो तीनों अगर हम लोग ए बी सी को बराबर कर देवें, ए बी सी को तीनों को बराबर कर देवें तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो 2m ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये मैं ए स्क्वायर तो बाहर लिख देता हूँ और अंदर बच जाएगा n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। और ये जो बाहर वाला पद है ना, इसको नॉर्मली E1 लिखा जाता है। तो E1 लिखा जाता है इसको, तो n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। तो ये n1 n2 और n3 पर डिपेंडेंट आ गई है, 3 क्वांटम नंबर पे डिपेंडेंट आ गई। जहाँ E1 मैंने बता ही दिया आपको क्या है, बाहर वाला जो पद है वो E1 है। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या है? महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर हम लोग n1 n2 n3 का चुनाव करें तो सबसे इनिशियल या ग्राउंड स्टेट क्या होगी? ग्राउंड स्टेट के लिए n1 बराबर भी 1 होगा, n2 भी 1 के ही बराबर होगा और n3 भी 1 के ही बराबर होगा। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी यानी कि E1 1 1 तीनों की वैल्यू 1 होगी, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी आ जाएगी? 3E1 आ जाएगी। आप इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आ जाएगी। और नेक्स्ट एनर्जी जो है वो कितनी आएगी? नेक्स्ट एनर्जी के लिए हायर एनर्जी स्टेट अगर आप ध्यान से देखें तो हायर एनर्जी स्टेट में n1 तो अगर मैं 2 ले लूँ और n2 बराबर 1 ही रहने दूँ और n3 बराबर भी 1 ही रहने दूँ, यानी कि ये जो सेट है ये सेट हो जाएगा 2 1 1 इसकी एनर्जी। और आप इस तरह से एक और सेट बना सकते हैं 1 2 1 1 2 1, ये क्वांटम नंबर के सेट हैं। और एक सेट और भी बना सकते हैं 1 2 1 1 2। तो इन सब की एनर्जी जो है ना वो सेम ही होगी। और कितनी हो जाएगी वो यहाँ आप पुट करके देख लीजिए। यहाँ पुट करके देखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आप क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 आ जाएगा। तो एनर्जी जो है वो 2 1 1 की भी एनर्जी और एनर्जी 1 2 1 की एनर्जी और एनर्जी ऑफ 1 1 2, इन सब की एनर्जी जो है सेम रहेगी। और वो कितनी आ जाएगी? 6E1 आ जाएगी। जब एक से ज़्यादा एनर्जी स्टेट्स की एनर्जी सेम हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डीजनरेट एनर्जी स्टेट। तो ये डीजनरेट एनर्जी स्टेट है, ये जो एनर्जी स्टेट्स हैं ये डीजनरेट एनर्जी स्टेट है। और कितने ऐसे स्टेट पॉसिबल हैं उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी। तो डीजनरेसी का मतलब क्या होता है? डीजनरेसी का मतलब होता है इफ़ 2 और मोर एनर्जी स्टेट्स हैव सेम एनर्जी, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीजनरेसी। और ऐसे कितने होंगे वो ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी। तो नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग सेम एनर्जी, नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग सेम एनर्जी, वो क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी कहलाता है, ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी। तो ये एक स्टेट मैंने अभी डिफाइन की थी 2 1 1, इसकी ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी कितनी है? इससे पॉसिबल कितने सेट बनाए थे हमने? 3 पॉसिबल सेट बनाए थे जिनकी एनर्जी सेम है। इसी तरह से आप देखिए कि मैं 1 2 2 लेना चाह रहा हूँ, अब कितने सेट बन सकते हैं? अभी भी आप देखें कि 3 ही सेट जो है वो बन सकते हैं। तो इसका भी ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और एक मैं स्टेट ले रहा हूँ 1 2 3,
इसमें देखिए कि कितने पॉसिबल हैं। इसमें ये एक इस तरह से मैंने पॉसिबल कर लिया, और एक इस तरह से पॉसिबल कर लिया, और एक में ये लिख रहा हूँ 3 1 2, और लास्ट में 3 2 1 और 2 3 1। आप आराम से ये बना सकते हैं, मैं ज़्यादा इस पे जोड़ नहीं दे रहा हूँ। तो ये कितने सेट हम लोग बना सकते हैं? 6 सेट बना सकते हैं, यानी कि 6 एनर्जी स्टेट ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी। अगर इसकी एनर्जी पूछ ले, मान लो ना इनकी एनर्जी पूछ ले, तो इसकी एनर्जी मैं निकालना चाह रहा हूँ 1 2 3 की। 1 2 3 की एनर्जी कितनी हो जाएगी? E1। और इनटू में क्या था भाई, यहाँ वापस से मैं दिखाना चाहूँगा आपको। इनटू में था आपके ये N1 स्क्वायर, ये देखिए N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 4 9 और 4 13 और 1 14, तो 14 E1 ये एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरह से जो है वो एनर्जी भी निकाल सकते हैं और ऑर्डर ऑफ डिजनरेसी भी निकाल सकते हैं। अगर मैं एनर्जी और क्वांटम नंबर में ग्राफ ड्रॉ करूं, तो E1 एनर्जी रखने वाले जो स्टेट है, क्वांटम स्टेट, वो है 1 1 1, और इसकी ऑर्डर ऑफ डिजनरेसी 1 ही है और कोई पॉसिबल सेट बनता नहीं है। 2 1 1 ये एनर्जी रखने वाले कितने हो सकते हैं पॉसिबल सेट? वो 3 मैंने बनाए थे, और इसकी एनर्जी होगी कितनी? इसकी एनर्जी होगी 6 E1। और 2 2 1 इसके भी पॉसिबल सेट कितने होंगे? 3 होंगे। इस तरह से ये डिसाइड कर सकते हैं। और ये इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4 4 8 और 1 9 9 E1। और 3 1 1 इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसके भी सेट कितने बनेंगे? इसके सेट भी 3 ही बनेंगे। तो इसकी एनर्जी 9 और 1 10 और 11 E1 हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप लोग भी चेक कर सकते हैं, ये वैल्यूज़ पुट करनी है और चेक करना है, सिंपल। तो ये ऑर्डर ऑफ डिजनरेसी लिख दिया, और एक पॉसिबल मैंने सेट लिख दिया है। और मान लो 1 2 3 है, और कोई छूट गया है तो वो भी आप चेक करें। 2 2 2 चेक कर लें, मैं शायद 2 2 2 छूट गया है, तो 2 2 2 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12, तो 12 E1। लेकिन इसमें और कोई पॉसिबल सेट नहीं बन रहा है, तो ऑर्डर ऑफ डिजनरेसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप एनर्जी स्टेट्स बना सकते हैं। 1 2 3 में आप पॉसिबल सेट जो है वो 6 बना सकते हैं, अभी हमने देखा है। और इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 14 E1, जो ऊपर लिखी हुई भी है। तो इस तरह से हम लोग जो है एनर्जी स्टेट्स बना सकते हैं क्वांटम नंबर लेकर, और ऑर्डर ऑफ डिजनरेसी भी बता सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। थैंक यू।